नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। आपको एक मामले की चर्चा याद होगी जहां पर चंडीगढ़ के अंतर्गत जो मेयर का चुनाव हुआ था, उस मेयर के चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी थे उनकी भूमिका पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए। उनके लिए ये कहा गया कि उन्होंने बैलेट पेपर को, जो विजेता पार्टी थी या फिर जिसके पास सबसे ज़्यादा मत थे, उनके 8 बैलेट पेपर को निरस्त कर दिया। पूरा मामला लगभग आपको पता होगा। उसके बाद मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, या सुप्रीम कोर्ट उस मामले का संज्ञान लेते हैं। उसके बाद न्यायालय के द्वारा उस मामले में एक विधिक आदेश पारित किया जाता है। इस मामले को लेकर के एक बड़ा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार ऐसे किसी मामले में जहां पर निर्वाचन का मामला था, निर्वाचन के बाद मेयर के पद के गठन का मामला था, वहां पर न्यायालय का हस्तक्षेप कितना उचित है। या फिर एक सवाल ये भी होगा कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के पास किस अधिकार के तहत ऐसी कार्रवाई या विधिक आदेश देने की शक्ति मिलती है। इस सवाल को आज हम देखेंगे। ऐसे में एक अनुच्छेद पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 142, याद रखिएगा, अनुच्छेद 142 बहुत महत्वपूर्ण है इस निर्णय के अंतर्गत। इसके अलावा पहले भी बहुत सारे निर्णय दिए गए हैं, लेकिन जहां एक तरफ आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के संरक्षण का प्रावधान करता है, वहीं पर एक और शब्द जन्म लेता है जिसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता बनाम संविधान का संरक्षण आज के इस डिस्कशन में प्रमुख मुद्दा है। अनुच्छेद 142 के क्या प्रावधान है, संविधान में क्या लिखा गया है, और व्यावहारिक रूप से कौन कौन से मामले हैं जिस पर न्यायालय के द्वारा व्याख्या की गई है, पूरी तरह से देखेंगे। न्यूज है, व्हाट इज आर्टिकल 142 इन्वोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू ओवरटर्न चंडीगढ़ मेयोरल पोल रिजल्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ मेयर के चुनाव से जुड़े हुए जो एक डिसीजन था उसको बदल दिया, और डिसीजन बदल करके दूसरे पक्ष का एक मेयर बनता हुआ दिखता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अनअकैडमी के कोर्सेज को लेकर के बहुत सारे कोर्सेज है जिस पर आप कई सारे ऑफर्स को अवेल कर सकते हो, जैसे कि फ्लैट 50% तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप चाहो तो बैचेस को हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश भाषा में भी ले सकते हो। जैसे कि एक बैच 28 फरवरी से शुरू हो रहा है, दूसरा बैच 22 फरवरी से, तीसरा बैच 16 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो आप चाहो इसमें से किसी भी बैच को एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करने में कोई समस्या आ रही है तो आप बहुत सारे ऑप्शनल्स को केवल एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से देखने की सुविधा या सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा यूसीएससी टेस्ट 25 फरवरी को हो रहा है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, जिसके तहत आप बहुत सारे आकर्षक इनाम को भी जीत सकते हो। चलो अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम आप सभी लोगों ने देख लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ, ठीक बात है, वहां पर स्पष्ट बहुमत का भी पता था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में गठबंधन करके उस मेयर के चुनाव के तहत एक अपना मेयर जिताने का पूरा प्लान कर लिया था। लेकिन इसके बाद बीजेपी के, जिसके पास टोटल सीटें भी कम थी, लेकिन उसके बाद भी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा कि 8 मतपत्र आपके अवैध हैं, और उस पर वो खुद से ही क्रॉस लगाते हुए देखे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उच्चतम न्यायालय ने वहां पर सीधा एक सवाल ये पूछा कि भाई ये क्या हो रहा था, है ना। वो कार्रवाई आपने देखी है, लेकिन यहाँ पर एक जो सवाल खड़ा होता है वो यही है कि आखिरकार लोकतंत्र जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में एक व्यवस्था को स्थापित करता है और साथ ही लोगों के भरोसे को बना करके रखता है। अगर कभी ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी कोई धोखाधड़ी प्रत्यक्ष रूप से कैमरे के समक्ष हो रही हो, जहां पर विधायिका और कार्यपालिका चुप हो, तब फिर हम किस तरह से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। यहीं पर पूर्ण न्याय शब्द का जिक्र आता है और बात आती है अनुच्छेद 142 की। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत चुनावों के परिणामों को रद्द कर दिया, और ये कहा कि अब चुनावों के जो मतपत्र हैं वापस मंगाए जाएं, और उस पर अपना एक आदेश दिया। इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव के अधिकारी को भी बुला लिया था। तो आखिरकार उस अधिकारी को क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार के तहत उन्हें अपने समक्ष बुलाने की उस प्रक्रिया को किया था, किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को दिया था कि आपको यहाँ पर उपस्थित होना होगा और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रस्तुत कराने होंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 142 बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार 142 का उपयोग क्यों किया। आपको पता है, निर्वाचन की प्रक्रिया वहां पर भंग हो रही थी। निर्वाचन की प्रक्रिया जो किसी भी एक लोकतंत्र को बनाए रखने की एक नींव है, वहां से ही लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़नी शुरू होती हैं। लोग अपना एक सिस्टम बना करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं।
तो पीठासीन अधिकारी के अवैध आचरण को देखते हुए, निर्वाचन प्रक्रिया में जो अनियमितताएं थी उनको देखते हुए, ठीक, और उनके द्वारा 8 मतों को अमान्य करने पर विजेता की घोषणा को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग किया। तो अनुच्छेद 142 क्या कहता है? सबसे पहली बात तो है कि ये सर्वोच्च न्यायालय को मजबूती प्रदान करता है, आदेश देने से संबंधित कुछ शक्तियां प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी मामले अथवा वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री अथवा आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ये जो डिक्री या फिर ये जो आदेश है, ये न्यायिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण साधन है और इन्हें भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा सकता है। अब एक शब्द आपके सामने आ रहा है डिक्री, इसका क्या अर्थ होता है? तो क्यों ना अनुच्छेद 142 को हम मूल टेक्स्ट में ही पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा क्या है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है अनुच्छेद 142, जो संविधान से ही मैंने कटिंग लेकर के दिया है। तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देता है। 142। अब देखिए इसकी भाषा क्या लिखी है, फिर इस भाषा से हम कुछ अर्थ निकालते हैं। पहला लिखा है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। इसका बेसिक अर्थ, चूंकि संविधान में लिखी भाषा कई बार कठिन लगती है, इसका बेसिक अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, पूर्ण न्याय, हो सकता है प्रीलिम्स या मेंस में शब्द का जिक्र आपको मिल जाए, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए 142 के तहत आदेश दे सकता है, जो कि किसी संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान अपना बल रखती है और भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो सकती है। जिस तरह से संसद किसी कानून को बनाती है, कानून में जो शक्ति है वही शक्ति इस डिक्री के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इसके अलावा संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के, अथवा अपने किसी अवमानना या अन्वेषण करने का या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। यानी अगर न्यायालय की अवमानना की जाती है वहां पर भी न्यायपालिका दंड दे सकती है। और किसी व्यक्ति को अगर हाजिर कराना है, जैसा आपने इस मामले में देखा कि उन्होंने चुनाव के अधिकारी को बुला लिया, उनसे यह भी कहा कि जो मतपत्र आए थे वो भी आप कल प्रस्तुत कीजिए। ये आदेश देने की जो शक्ति है वो कहां से मिल रही है? अनुच्छेद 142 से। तो विधिक सीमाओं के अतिरिक्त शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 142 में मौजूदा विधियों अथवा विधि के दायरे से परे जाकर न्यायिक हस्तक्षेप करने का प्रावधान है। तो न्यायालय को आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारी और विधायी भूमिकाओं सहित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिनको अगर आप एक साथ मिला के पढ़ो तो आपको इस शक्ति में जो बात लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है इसका भी एक अर्थ समझ में आएगा। जैसे अनुच्छेद 32 आप देखो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। तो अगर न्यायपालिका के पास अनुच्छेद 142 की शक्तियां नहीं होगी तो संवैधानिक उपचार किस तरह से दिए जा सकते हैं, है ना? मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर हनन होता है तो 142 काम का है। इसके अलावा अनुच्छेद 141 जो सभी भारतीय न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करने की बात करता है। मान लीजिए वो पालन नहीं करे तो क्या होगा? फिर अनुच्छेद 142 काम करेगा, है ना, जहां पर न्यायालय की अवमानना जैसी शक्ति निहित है। इसी तरह अनुच्छेद 136 जो विशेष अनुमति याचिका की बात करता है, ये सभी मिलकर अनुच्छेद 142 की भूमिका को मजबूती प्रदान करते हैं। और सामूहिक ढांचे को, इन्हीं सबको अगर आप मिला लो तो न्यायिक सक्रियता का नाम भी कभी कभार दे दिया जाता है। तो इस विचार के परिणाम स्वरूप पूर्ण न्याय के लिए अक्सर संसदीय कानून खारिज भी कर दिए जाते हैं। बेसिक बात इतनी समझ लीजिए, यहाँ पर दो बातें हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो मेयर का चुनाव हुआ उस चुनाव में धांधली हुई, वो धांधली कैमरे में दर्ज की गई। लगभग सभी का एक मत ये होगा कि हाँ, गलत प्रक्रिया का पालन किया गया, न्यायालय ने वही आदेश दिया। अगर न्यायालय ये आदेश ना देती तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कम होता। ऐसे लोग जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं उनको बल मिलता, उनको मजबूती मिलती। अगली बार इस तरह के और भी बड़े चुनावों में ऐसी धांधली हो सकती थी। लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नो डाउट बहुत जरूरी था।
लेकिन कई बार लोग ये भी कहते हैं कि कुछ मामलों में जहां पर सुप्रीम कोर्ट खुद आगे बढ़ करके ऐसी कार्रवाई कर देता है तो वो न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण पेश करता है। ठीक, इसमें भी दो तरह से मामले आपको दिखाई देंगे। पहले वो मामले जहां पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाए गए हैं तो कानून के दायरे में रह करके ही कोई डिसीजन को पारित करेंगे। दूसरा एक ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आवश्यकता पड़ने पर किसी कानून की विधिक दायरे को भी पार कर सकते हैं। अक्सर दोनों के बीच में द्वंद्व दिखाई देता है कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अगर कानून के भी आगे बढ़ना हो तो क्या वहां बढ़ा जा सकता है। दूसरा ये कहा गया है कि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को भी रद्द कर रहा है, कानून के भी आगे निकल रहे हैं, तो फिर जो विधायिका का कार्य है, जो कार्यपालिका का कार्य है, उसकी शक्तियों का कहीं ना कहीं हनन होता है। तो जो सवाल है शक्ति के पृथक्करण का, बैलेंस ऑफ पावर का, वो किस तरह से बैलेंस किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि आखिरकार कौन कौन से मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऐसा हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये जो प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक हित, ठीक है, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्य या मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार देती है। तो अभी आपने देखा कि सार्वजनिक हित का मामला था, पब्लिक इंटरेस्ट, ओवरऑल मेयर का इलेक्शन, मानवाधिकारों का, संवैधानिक मूल्यों का। तो यह संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका को और मजबूती देता है। कुछ पुराने ऐसे निर्णय हैं जिनको एक बार देखना जरूरी होगा, और अगर कभी इस पर कोई प्रश्न आए तो आप उन निर्णयों को कोट कर सकते हो कि आखिरकार आर्टिकल 142 के तहत कौन कौन से आदेश न्यायालय ने पहले पारित किए हैं। तो पहला है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ 1991 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना आप सबने सुनी थी। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, यूसीसी नाम से। तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए लगभग $470 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। और यहां पर आर्टिकल 142(1) का व्यापक दायरा हमें देखने को मिला था। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इसकी शक्तियां एक भिन्न गुणवत्ता और वैधानिक निषेधों के अधीन नहीं है। यानी कि 142(1) का मतलब ये नहीं होगा कि न्यायालय किसी कानून के अंतर्गत रह करके ही कार्य करेगा, या कोई कानून अगर मौजूद हो तभी न्यायालय ऐसे कोई निर्णय दे सकता है। ये बात स्पष्ट हुई। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998 का मामला। तो उन्होंने यहां पर यह कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत जो शक्तियां हैं वो पूरक प्रकृति की हैं, यानी वो अपने आप में कोई नया कानून नहीं बना सकते या कोई नया कानून नहीं बनाएंगी, या कोई पुराना जो कानून है उसके मूल कानून को समाप्त नहीं करेंगी, केवल उस हद तक उपचार करेंगी, यानी लोगों को राहत देंगी जिस हद तक वो कानून पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक, इसका उपयोग वादियों के अधिकारों की अनदेखी करने अथवा वैधानिक प्रावधानों को दरकिरार करने के लिए नहीं है। थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। इसके अलावा एक और देखिए, ये जिदेरनाथ बनाम जुबली हिल्स कोऑप हाउस बिल्डिंग सोसाइटी 2006। इसमें अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय किसी ऐसे व्यक्ति पर कोई अन्याय नहीं किया जाना चाहिए जो उस मामले से संबंधित ही नहीं है। ये एक और उसकी व्याख्या थी कि भाई अगर आपने अनुच्छेद 142 के तहत कोई आदेश दिया है और उसमें एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला बन गया जो उससे संबंधित ही नहीं था, या उस व्यक्ति को उस निर्णय का कोई परिणाम भुगतना पड़ा, तो वो सही नहीं होगा। इसी तरह कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी 2006 का मामला। इसमें कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय का अर्थ कानून के अनुसार न्याय होना चाहिए, न कि किसी के प्रति सहानुभूति। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा था LGBTQ वाला मामला, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो अंतर धार्मिक विवाह है वो संपन्न हो सकते हैं। उसकी परिभाषा में 2 शब्द थे, अगर आपको याद होगा स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसमें लिखा हुआ था कि कोई स्त्री और पुरुष आपस में विवाह कर सकते हैं। तो LGBTQ समुदाय के लोगों का ये मानना था, उन्होंने कहा न्यायालय से कि आप एक काम कीजिए कि इसको स्त्री पुरुष की बजाय पति पत्नी कर दीजिए, तो इसकी संभावना ज़्यादा होगी कि हम भी इस कानून के दायरे के तहत आकर के विवाह कर सकते हैं, क्योंकि LGBTQ समुदाय के लोग स्त्री पुरुष की परिभाषा में फिट नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर देंगे तो कोई एक पति कोई एक पत्नी हो सकता है। लेकिन न्यायालय ने यहाँ पर एक बात स्पष्ट की थी, उन्होंने ये कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जब उसे लाया गया था तो उसको लाने का जो पर्पस था वो LGBTQ समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं था। उसके तहत बेसिकली अंतर धार्मिक विवाहों को मान्यता दी गई थी। तो अगर न्यायालय ऐसा करती है तो ये कानून के मूल स्वरूप या मूल उद्देश्य में परिवर्तन हो जाएगा, और ऐसा करना नया कानून लिखने के बराबर हो जाएगा। इसलिए न्यायालय ने वहां पर हस्तक्षेप करने से बेहतर उस मामले को
कार्यपालिका या सरकार और विधायिका के पास भेज दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो पूर्ण न्याय का अर्थ कानून के अनुसार न्याय है, ना कि सहानुभूति। तो जैसा इस मामले में दिखता है कि सहानुभूति के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि जो सही होगा पूर्ण न्याय करने के लिए उस आधार पर निर्णय लिया गया। कई बार आलोचना दिखती है आपको, जैसे शक्तियों के पृथक्करण के अतिक्रमण का जोखिम है, और न्यायिक सक्रियता की आलोचना भी अक्सर हो जाती है। आप देखोगे आलोचक कहते हैं कि आर्टिकल 142 न्यायपालिका को पर्याप्त जवाबदेही के बिना ही बहुत ज्यादा शक्तियां दे देता है। जिस तरह से लोकतंत्र में जरूरी है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधायिका में जाएं और जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से वहां पर बैठकर कोई विधान यानी कानून बनाए। अब अगर न्यायपालिका अपने किसी अनुच्छेद का प्रयोग करके कोई आदेश दे देती है तो अक्सर वो न्यायिक सक्रियता जैसा लगता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर स्पष्ट समझिएगा कि जब विधायिका अपने कार्यों को करने में विफल होती है या कार्यपालिका के कार्य संतुष्ट नहीं होते, तब फिर पूर्ण न्याय करने के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो संभावित रूप से न्यायिक अतिरेक हो सकता है। हालांकि ये शक्तियां असाधारण मामलों के लिए आरक्षित हैं, जहां मौजूदा कानून अपर्याप्त होते हैं, जैसा कि अभी आपने इस मामले को देखा। और लगभग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरे देश ने स्वागत किया। और अगर आप भी उस मामले को तटस्थ रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अंतिम और सही था। तो न्यायालय के प्राधिकार की सीमा और विधायी या कार्यकारी डोमेन में उसके हस्तक्षेप पर विवादों की संभावना हो सकती है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी ये है कि तीनों ही हमारे जो मेन पिलर हैं वो ठीक तरह से बैलेंस रूप में कार्य करें। कोई सवाल अगर आपके सामने आए तो आप उत्तर को बहुत संतुलित लिखिएगा और ये बात जरूर बताइएगा कि तीनों का ही जो एक व्यापक क्षेत्र है उसके अनुरूप कार्य करना आवश्यक है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर या न्यायपालिका के पास जो कार्य सौंपा गया है, संविधान की व्याख्या और संविधान के अनुसार नियमों का बनाया जाना और उनको लागू कराना, वो जरूरी है, जिस भूमिका को वो वर्तमान समय में निभा रहे हैं। एक प्रश्न है जो इसके पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक बार देखते हैं इसको। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्विष्ट प्रतिषेध या निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो देखिए, 2019 में एक सवाल पूछा गया है आर्टिकल 142 को लेकर के, और बहुत संभावना है कि आने वाले समय में भी पूछ लिया जाए। तो हो सकता है मेंस में लिखने के लिए आ जाए न्यायिक सक्रियता बनाम पूर्ण न्याय, या फिर प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए। तो इसके एक बार विकल्पों को पढ़िए और उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलिए। आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर कंफ्यूजन आपके मन में रह जाता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरी स्पेशल क्लास में आकर के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।